हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी को फिर से मेरे एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बायोलॉजी के बीबीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं और बहुत अच्छी तरह से हम लोग समझते चलेंगे। और देखिए हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, आरएनए में पिरिमिडिन पाया जाता है। आरएनए में पिरिमिडिन पाया जाता है, तो बताइए किसमें पाया जाता है? क्या साइटोसिन एवं थाइमिन में पाया जाता है, एडेनिन एवं गुएनिन में, या फिर साइटोसिन एवं यूरेसिल, या फिर थाइमिन एवं यूरेसिल में? और आप लोग सारे क्वेश्चनों का आंसर आप लोग कमेंट में बताते चलिएगा। तो देखिए हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा साइटोसिन एवं यूरेसिल। याद रखिएगा यूरेसिल, साइटोसिन एवं यूरेसिल। और ये भी आप लोग याद रखिएगा कि आरएनए में दो पिरामिडिन बेस होते हैं, जो कि साइटोसिन और यूरेसिल है। और जबकि जो डीएनए होता है उसमें यूरेसिल की जगह जो है वह थाइमिन होता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा कि डीएनए में यूरेसिल की जगह पर वहाँ पर थाइमिन होता है। और देखिए हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कौन कीटभक्षी पौधे हैं? तो कीटभक्षी पौधे जो है वह कौन है? तो याद रखें कीटभक्षी पौधे जो यहाँ पर है हमारा ड्रोसेरा और नेपेटेंथिस जो है, यह दोनों ही हमारा कीटभक्षी पौधे हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा, ए और बी दोनों। और अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा, और ये भी याद रखिएगा आप लोग कि जो ड्रोसेरा है और नेपेंथिस है, वो जो दोनों पोषक है, वो पोषक कीड़ो जो होता है, पोषक कीड़ा, उसे वो अपने जो पत्तियां होता है उसमें फंसाकर उसे पचाते हैं। याद रखिएगा उसके जो पोषक तत्व होते हैं उसे वो लोग ग्रहण करते हैं। निम्न में से कौन उभयलिंगी प्राणी है? तो उभयलिंगी प्राणी तो आप लोगों को मालूम होगा केचुआ है, क्योंकि इसमें नर और मादा दोनों का ही जननांग होता है। और अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा, क्लोरेला निम्न में से क्या है? तो क्लोरेला जो है निम्न में से क्या है? तो क्या विषाणु है, जीवाणु, प्रोटोजोआ, या फिर एकल कोशिका प्रोटीन है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा एकल कोशिका प्रोटीन। एकल कोशिका प्रोटीन क्लोरेला एक यानी कि सूक्ष्म शैवाल होता है। याद रखिएगा आप लोग कि क्लोरेला जो है वह सूक्ष्म शैवाल होता है, और जिसका उपयोग हम लोग प्रोटीन के स्रोतों के रूप में करते हैं, प्रोटीन के स्रोतों के रूप में करते हैं। और देखिए हमारा अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, क्राइजीन बालकृमि से किस फसल को बचाता है? क्राइजीन जो बालकृमि से किस फसल को बचाता है? तो हमें वह कपास से बचाता है। याद रखिएगा कि क्राइजीन जो है वह बालकृमि से किस फसल को बचाता है? तो वह कपास को बचाता है। और अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से डीएनए में कौन प्यूरिन बेस है? तो डीएनए में हमारा एडेनिन और गुआनिन होता है। याद रखिएगा एडेनिन और गुआनिन होता है, जो कि दो रिंग वाले होते हैं। और ये भी आप लोग याद रखिएगा कि जो साइटोसिन और थाइमिन जो है वह पिरिमिडिन होते हैं, साइटोसिन और थाइमिन। और देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन है, कैंसर किस कारण से होता है? तो कैंसर होने का जो कारण है वह क्या है? तो कैंसर होने का कारण है हमारा ऑनकोजिन। याद रखिएगा ऑनकोजिन के द्वारा जो है वह कैंसर होता है, ऑनकोजिन। और यह जो है अनियंत्रित कोशिका का वह विभाजन करवा देता है, और जिससे हमारे जो शरीर में है वह कैंसर उत्पन्न हो जाता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है? तो सूक्ष्म प्रजनन में हमारा क्या है, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, या फिर इनमें से दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा कि जो सूक्ष्म प्रजनन है उसमें दोनों का ही भागीदारी होता है, लैंगिक और अलैंगिक दोनों का ही। याद रखिएगा लैंगिक और अलैंगिक दोनों का ही। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। और अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा बच्चों, हमारा जो 9वां नंबर क्वेश्चन है, ओपेरन मंडल क्या प्रदर्शित करता है? तो ओपेरन मंडल जो है वह जीन का नियंत्रण करता है, यानी कि जीन का रेगुलेशन। और अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किसका पुष्पासन खाया जाता है? तो किसका पुष्पासन खाया जाता है? तो वह शरीफा का। याद रखिए शरीफा का, क्योंकि शरीफा का जो खाने वाला ऊपर का फूला हुआ भाग होता है उसी वही होता है पुष्पासन। और डीएनए निम्न में से किसका आनुवांशिक पदार्थ है? तो डीएनए निम्न में से किसका आनुवांशिक पदार्थ है? तो हमारा हो जाएगा बैक्टीरियोफाज का। याद रखें डीएनए जो है वह बैक्टीरियोफाज का आनुवांशिक पदार्थ है, क्योंकि यह जो एक ऊपर का वायरस होता है जो बैक्टीरिया को संक्रमित करता है, और इसमें डीएनए होता है। याद रखिएगा। और अगला नंबर क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र की आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। पारिस्थितिक तंत्र की श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है तो एक देशीय होता है। एक देशीय जैसे कि ऊर्जा का प्रवाह एक देशीय होता है, जैसे सूरज, फिर सूरज से पौधा में, पौधा से फिर शाकाहारी जीव में, फिर उसके बाद मांसाहारी जीव में, और यही क्रम
चलता रहता है। ठीक इसी प्रकार से हमारा एक दिशीय होता है, एक दिशा में। और निम्न में से कौन एक जैविक खाद नहीं है? तो एक जैविक खाद कौन नहीं है? तो वह है बेसिलस और थ्यूरेंजिएंसिस, याद रखिएगा। थ्यूरेंजिएंसिस जो है और बेसिलस, यह कीटनाशी बैक्टीरिया है, जैविक खाद नहीं होता है, याद रखिए। यह एक कीटनाशक बैक्टीरिया होता है, जैविक खाद नहीं होता है। यह क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो क्षय रोग का संक्रमण जो है वह हवा द्वारा होता है। क्षय रोग का संक्रमण जो है वह हवा द्वारा होता है, क्योंकि जैसे हम लोग खांसी या फिर छींकते हैं तो वह हवा द्वारा फैल जाता है। और यहाँ पर देखिए, जैव रिएक्टर अनुकूलता परिस्थिति में क्या निर्माण करता है? तो वह उत्पाद निर्माण करता है, उत्पाद का निर्माण करता है, क्योंकि वह सूक्ष्म जीवों से कोई जो उत्पाद होता है, जैसे कि प्रोटीन, एंजाइम, उस चीजों को वह तैयार करता है, याद रखें, प्रोटीन एंजाइम को। और किस फल में बीजाचोल खाया जाता है? बीजाचोल खाया जाता है तो याद रखिएगा वह लीची में। लीची का खाया जाने वाला जो भाग होता है वही बीजाचोल होता है, याद रखिएगा। और अगला नंबर क्वेश्चन है, SO2 प्रदूषण का सूचक है। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड जो है वह प्रदूषण का सूचक है, तो वह याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा हमारा लाइकेन, क्योंकि SO2 गैस के प्रति जो संवेदनशील होते हैं और प्रदूषण के सूचक के रूप में माने जाते हैं। याद रखिए, SO2 जो गैस है वह गैस के प्रति संवेदनशील होते हैं और प्रदूषण सूचक के रूप में माने जाते हैं। और अगला नंबर क्वेश्चन है, शहद का निर्माण कौन करती है? शहद का निर्माण जो है वह कौन करती है? तो वह कार्यकर्ता मधुमक्खी करती है, याद रखिए, कार्यकर्ता मधुमक्खी। रानी मधुमक्खी बिल्कुल भी नहीं और नर मधुमक्खी भी नहीं करता है। शहद का निर्माण करना केवल कार्यकर्ता मधुमक्खी ही करता है, याद रखिएगा आप लोग ये सब क्वेश्चन। और निम्नलिखित में कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है? तो मुर्गियों में कौन कौन सा बीमारी होता है? तो याद रखिएगा, हैजा, ब्लड फ्लू होता है और रानीखेत, इनमें से जो सभी है सभी मुर्गियों में बीमारी होता है। मुर्गियों में यह सभी बीमारियां पाई जाती है। और अगला नंबर क्वेश्चन है, इडली एवं डोसा। इडली एवं डोसा का आटा किस सूक्ष्मजीव के प्रयोग से बनाया जाता है? किस सूक्ष्मजीव के प्रयोग से बनाया जाता है? तो ये आप लोग याद रखिएगा कि लैक्टोबैसिलस जो है, लैक्टोबैसिलस उसी के प्रयोग से बनाया जाता है इडली और डोसा का आटा, याद रखिए। वह एक सूक्ष्म जीव होता है, उसी से बनाया जाता है। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए हमारा है कि एगोरोज। देखिए यहाँ पर एगेरोज किससे प्राप्त होता है? एगेरोज जो है वह किससे प्राप्त होता है? तो वह होता है हमारा समुद्री घास से वह प्राप्त होता है। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ओपेरॉन मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? ओपेरॉन मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है जैकब तथा मोनोड, याद रखें, जैकब तथा मोनोड। इन्होंने जो ओपेरॉन मॉडल का प्रतिपादन किया था, जो जीन के नियंत्रण को समझाता है, याद रखेगा। जैकब और जो मोनोड जो है वो ओपेरॉन मॉडल का प्रतिपादन किया था और वही जो है वह जीन का नियंत्रण को समझाता है, याद रखेगा। और अगला नंबर क्वेश्चन है, ऋतुस्राव चक्र किस में होता है? तो ऋतुस्राव चक्र वह मनुष्य में, बंदर में, चिंपैंजी में, यानी कि बोला जाए तो इन सभी में होता है। मनुष्य, बंदर, चिंपैंजी जो है इन सभी में ऋतु चक्र होता है। और द्विखंडन किस में पाया जाता है? तो द्विखंडन जो है वह अमीबा में और पैरामीशियम दोनों में ही पाया जाता है। द्विखंडन अमीबा और पैरामीशियम दोनों में ही पाया जाता है। और डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है, तो एडेनिन का प्रतिशत क्या होगा? याद रखिए, यहाँ पर देखिए कि डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है। और ये भी आप लोग याद रखिएगा कि साइटोसिन और जो गुआनिन होता है वो भी 18% ही होता है, 18%। और जो एडेनिन है, यहाँ पर जो एडेनिन है वह हमारा होता है 32%, याद रखिएगा, 32% होता है एडेनिन। और चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा कि विराल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए होता है? तो विराल परीक्षण जो है वह टाइफाइड के लिए होता है, याद रखिएगा, टाइफाइड के लिए विराल टेस्ट का प्रयोग टाइफाइड यानी कि बुखार की पुष्टि के लिए किया जाता है। और HIV निम्न में किस कोशिका पर आक्रमण करता है? तो HIV जो है वह टी हेल्पर कोशिका पर आक्रमण करता है, याद रखिएगा, टी हेल्पर कोशिका पर हमला करता है और जो शरीर की प्रतिरक्षा को कमजोर कर देता है हमला करके। ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उन्हें कहते हैं, ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं हम लोग एंटीजन, याद रखिएगा, उन्हें हम लोग एंटीजन कहते हैं। और चलिए हम लोग अब
थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाते हैं क्योंकि हमें और भी क्वेश्चन करने हैं। और देखिए एलर्जी के कारण निकलने वाले रसायन है, तो एलर्जी के कारण निकलने वाले रसायन क्या है, तो वह हिस्टामिन और सीरोटोनिन, यानी कि इनमें से ये ए और बी जो दोनों है ये दोनों ही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। याद रखिए रसायन शरीर में निकलते हैं और जो इसका जो छींक होता है वह खुजली आदि के लिए जो है यह जिम्मेवार होता है। याद रखिएगा निम्न में से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है, कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा द्वितीयक केंद्र। द्वितीयक केंद्र जो है वही करता है। एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़ा के प्रभाव को दबा देता है, इस घटना को क्या कहते हैं। एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़ा के प्रभाव को दबा देता है, इस घटना को क्या कहते हैं, तो इस घटना को हम लोग कहते हैं एपिस्टेसिस। याद रखिएगा एपिस्टेसिस। यह एक जो जीन है दूसरे जीन के प्रभाव को दबा देता है, जो उसे एपिस्टेसिस कहते हैं। याद रखिएगा। और ट्रांसफर आरएनए में क्या है, यहाँ पर ट्रांसफर आरएनए में पाए जाने वाले 3 क्षारकों का क्रम जो संदेशवाहक आरएनए कोडिन से बांधता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं एंटीकोडॉन। याद रखिएगा एंटीकोडॉन हम लोग कहते हैं उसे। और अगला नंबर क्वेश्चन है उचेरेरिया बैक्टेराप्टी जो आदमी में फाइलेरिया रोग पैदा करता है का समूह क्या है। फाइलेरिया रोग का जो करता है समूह क्या है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा हेलमिंथ। याद रखिएगा हेलमिंथ जो है वही हमारा आंसर होगा। अधिक अल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, तो सबसे ज्यादा प्रभावित हमारा क्या होता है, तो यकृत जो है वह सबसे ज्यादा प्रभावित होता है हमें अल्कोहल लेने से, जिसे यकृत को ही हम लोग लीवर को हम लोग यकृत कहते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा। मेंडल के नियम का एक अपवाद है। मेंडल के नियम का अपवाद क्या है, तो वह है सहलगनता। याद रखें सहलगनता जो है वह मेंडल के नियम का अपवाद है। निम्न में से कौन यौन संचारित रोग है, निम्न में से कौन यौन संचारित रोग है, तो हमारा हो जाएगा सिफिलिस। सिफिलिस जो है वह यौन संचारित रोग है। और अगला नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन विषाणु से होने वाली बीमारी नहीं है, कौन विषाणु से होने वाली बीमारी नहीं है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, देखिए यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा डिप्थीरिया। डिप्थीरिया जो है वह विषाणु से होने वाला रोग हमारा नहीं है। और अगला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन पशुपालन में सम्मिलित नहीं है, तो पशुपालन में सम्मिलित क्या नहीं है, तो वह कार्बनिक खेती वह नहीं है। कार्बनिक खेती जो है वह पशुपालन में नहीं है। और निम्नलिखित में किसका संबंध माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है, माइक्रोबायोलॉजी से संबंध किसका नहीं है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ऑप्शन में जो है जेडी वाटसन, इसका संबंध जो है वह माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है। एंटीकोडॉन किस में पाया जाता है, एंटीकोडॉन जो है और किस में पाया जाता है, तो टीआरएनए में। और अगला नंबर क्वेश्चन है मेंडल ने क्या प्रतिपादित किया था, तो यहाँ पर देखिए अनुवांशिकता का जो नियम है उस अनुवांशिकता का जनक ही कहा जाता है मेंडल को। ग्रेगर मेंडल को अनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। उन्होंने जो वंशागति के नियम बताए थे ये आपको मालूम होना चाहिए। और देखिए पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या करते हैं, तो पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं, तो युग्मकों की शुद्धता। याद रखिएगा युग्मकों की शुद्धता का नियम हम लोग कहते हैं। और नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक है, नई जो प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक है, तो वह हमारा हो जाएगा उत्परिवर्तन जो है वही हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। एकिडना क्या है, तो एकिडना जो है योजक करी है। डोडो क्या है, देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है हमारा कि डोडो है, तो डोडो क्या है, विलुप्त प्रजाति। डोडो एक पक्षी था। याद रखिए डोडो जो है वह एक पक्षी था और जो अब पूरी तरह से विलुप्त हो चुका है। डोडो एक पक्षी था जो अब पूरी तरह से विलुप्त हो चुका है। निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है, तो द्विगुणित संरचना कौन है, तो यहाँ पर देखिए अंडाणु, भ्रूणकोश, युग्मनज, इनमें से जो सभी है सभी जो है द्विगुणित संरचना है। और अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा निम्न में से कौन पौधा जलोदभिद कौन सा पौधा है, तो याद रखिएगा हमारा जो सिंघाड़ा का पौधा होता है वह होता है पानी में। और अगला नंबर क्वेश्चन है सरटोली कोशिकाएं पाई जाती है,
तो सर्टोली कोशिकाएं जो है वह वृषण में पाई जाती है। सर्टोली कोशिकाएं मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या है, यानी कि पुरुष की बात कर रहा है कि गुणसूत्रों की पुरुष में कितने गुणसूत्रों की संख्या है, तो याद रखिएगा 46 गुणसूत्र और XY 46 प्लस XY सामान्य के लिए 46 प्लस XY हमारा यहाँ पर जो आंसर है वह सही हो जाएगा। और आगे हम लोग देखते हैं कि अगला नंबर जो क्वेश्चन है आगे हम लोग देखते हैं। और देखिए यहाँ पर जो है यहाँ पर हमारा 46 नहीं होगा, यहाँ पर 44 होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर 44 XY होगा, 44 प्लस XY 44 प्लस XY। और चलिए, और हम लोग आपके एक भी क्वेश्चन को गलत नहीं होने देंगे, अगर होगा भी तो हम लोग उसे सुधार देंगे। गेंडा अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? गेंडा अभयारण्य जो है वह किस राज्य में अवस्थित है? तो वह असम में है, असम में है। याद रखिएगा बायोगैस में होता है। तो बायोगैस में क्या होता है? तो बायोगैस में कार्बन डाइऑक्साइड और H2S CH4 जो मेथेन है सब होता है, याद रखिएगा। और क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? क्रॉसिंग ओवर जो है वह किस अवस्था में होता है? तो पैक्टिन में होता है, पैकेटिन में, याद रखिएगा, पैकेटिन में। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वह पैकेटिन हो जाएगा। और अगला नंबर क्वेश्चन है PCR से किसकी जांच होती है? तो PCR से किसकी जांच होती है? तो HIV का, याद रखिएगा, HIV का PCR से पहचान होता है, याद रखिएगा, जो कि DNA का कॉपी बनाकर उसका परीक्षण करता है। प्रत्येक जीवित पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन जाता है, इस गुण को कहते हैं। प्रत्येक जीवित पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन जाता है, यानी कि यहाँ पर जो है कि यहाँ पर हमारा आंसर जो हो जाएगा टोटिपोटेंसी हो जाएगा, टोटिपोटेंसी। और टोटिपोटेंसी हम लोग किसे कहते हैं? तो देखिए यहाँ पर पौधे की कोई भी जो कोशिका होता है, कोशिका उसको पूरा पौधा बनाने की यह क्षमता रखता है। जो टोटिपोटेंसी है, टोटिपोटेंसी, वह कोशिका से पूरा पौधा बनाने की क्षमता रखता है, यही है। और अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा, आवृत बीजी पौधे के भ्रूणकोश में गुणसूत्रों की सूत्रगुणता क्या है? तो सूत्रगुणता हमारा क्या होता है? तो त्रिगुणित होता है, याद रखिएगा। और अगला नंबर क्वेश्चन है, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह कहा जाता है? एकल जनक द्वारा होता है तब यह कहा जाता है अलैंगिक जनन, याद रखिएगा। और मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की कितना संख्या होता है? मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या 23 होता है। और यहाँ पर देखिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है? तो इनमें से जो सभी जो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान किस प्रकार से की जाती है? तो फ्लोरा और फाउना एक होता है, फ्लोरा और फाउना। यहाँ पर देखिए फाउना दोनों हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय उद्यानों में जो वनस्पति फ्लोरा और जीव फाउना जो होता है दोनों की सुरक्षा होती है, फ्लोरा और फाउना दोनों की सुरक्षा होती है, यानी कि यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी में है हमारा ए और बी यही हो जाएगा। और अगला नंबर क्वेश्चन है, द्वितीयक उत्पादकता किससे संबंधित है? तो द्वितीयक उत्पादकता जो है वह किससे संबंधित है? तो वह शाकाहारी जीवों से संबंधित है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, पास्चुराइजेशन में गर्म करते हैं। तो पास्चुराइजेशन में गर्म क्या करते हैं? तो गर्म करते हैं तो वह हमारे यहाँ पर हो जाएगा, किसी भी तरल को 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, जिससे उसमें मौजूद बैक्टीरिया जो होता है वो मर जाते हैं, याद रखिएगा। और परागभीति होती है। तो परागभीति वह द्विस्तरीय होती है। यहाँ पर जो है एक्साइन और इंटाइन की बनी होती है, याद रखिएगा। वह जो द्विस्तरीय होती है वह एक्साइन और इंटाइन की बनी होती है। और अगला नंबर क्वेश्चन है, टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है। तो टी लिम्फोसाइट जो है वह उत्पन्न कैसे होता है? तो थाइमस से उत्पन्न होता है। और यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए, ECORI एंजाइम का स्रोत है। तो एंजाइम का स्रोत क्या है? तो यहाँ पर ECOLI जो है यही है। ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग किसके लिए नहीं होता है? तो किसके लिए नहीं होता है? तो वह टाइफाइड के लिए नहीं होता है, याद रखिए। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन जो है वह टाइफाइड के लिए
नहीं होता है, क्योंकि यह इसमें जो और जितने भी है यहाँ पर डिप्थीरिया और पर्टुसिस और टेटनस इन सभी के लिए उसका उपयोग होता है, लेकिन जो टाइफाइड है उसके लिए उपयोग नहीं होता है। और निम्न में कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस जो है वो नाइट्रोजन है, याद रखिएगा। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है तो वह बाघों के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा, बाघों के लिए। जो मध्य प्रदेश के बाघ होते हैं वह उसके लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। और निम्न में कौन आहार श्रृंखला का क्रम है? क्रम सही है। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है, घास, बकरी और शेर, यही हमारा सही है आहार श्रृंखला का। घास, फिर उसके बाद बकरी, बकरी से शेर, और न्यूक्लियोसाइड है। न्यूक्लियोसाइड जो है और क्या है, तो यह शुगर नाइट्रोजन बेस, शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस है, याद रखिएगा। शुगर प्लस एक नाइट्रोजन युक्त बेस है। और यह जो होता है न्यूक्लियोसाइड, शुगर प्लस बेस, और फिर जो एक आता है न्यूक्लियोटाइड आता है, तो वह होता है शुगर प्लस बेस और प्लस फॉस्फेट, याद रखिएगा, शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट। और जो यहाँ पर गैमीट निर्माण को कहते हैं, तो गैमीट निर्माण को क्या कहते हैं हम लोग? तो गैमीट निर्माण को हम लोग कहते हैं जो गैमीटोजेनिस है, जेनेसिस, वही कहते हैं गैमीट का निर्माण, यानी कि जो शुक्राणु या अंडाणु होता है उसी को हम लोग कहते हैं गैमीटोजेनेसिस। और चलिए इस वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।